लेके हरी का नाम। ये रहा आपके सामने पहला सवाल। A block of mass M1 rests on a horizontal table. A light spring connected to it passes over a frictionless pulley at the edge of the table. From it, the other end. हेलो चीतो, तो क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप लोगों की नीट की प्रिपरेशन बहुत अमेजिंग चल रही होगी। प्यारे बच्चों, मैं आज हूं आपके सामने योद्धा रिवीजन सीरीज ले आके। मेरा नाम है सूर्यभान सिंह राजपूत। जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं, मुझे SBS सर या सूर्या सर से भी बुलाते हैं बच्चे यहाँ पे। सो प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कुछ PYQs काइनेमेटिक्स एंड एलिमेंट फ्रिक्शन पे। इन रीसेंट ईयर्स काइनेमेटिक्स बहुत ही अमेजिंग टॉपिक हो रखा है और बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक हो रखा है। तो काइनेमेटिक्स पे रीसेंट टाइम्स में बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। काइनेमेटिक्स के कुछ एरियाज हैं जहाँ से स्पेसिफिकली ज़्यादा सवाल आते हैं, जैसे फंक्शंस इन काइनेमेटिक्स, राइट, एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, और अभी रिसेंटली थोड़ा बहुत रिलेटिव से भी पूछना उन्होंने स्टार्ट किया है। सो आप अपनी नीट के प्रिपरेशन में मेक श्योर करेंगे बेटा कि काइनेमेटिक्स को अपना की एलिमेंट मान के चलना है अपने को, बिकॉज दिस इज वन ऑफ दोज चैप्टर्स जिनको आप मिस आउट नहीं कर सकते हैं। यदि आपने इन चैप्टर्स को मिस आउट किया तो माइट बी ए पॉसिबल मैटर क्लोज हो सकता है प्यारे बच्चों। सो वी need not to miss out these chapters and let us try to begin with some beautiful question of this Yodha revision series. So सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे वन डायमेंशनल मोशन की। हालांकि इस चर्चा के विषय में मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कोई भी सवाल आएगा तो पहले मेक श्योर करेंगे प्यारे बच्चों कि आप खुद पहले ट्राई करें, क्योंकि जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे, जब तक आप खुद कलम नहीं चलाओगे, आपके अंदर वो आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो जो भी सवाल, जो भी प्रश्न यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले आपको खुद ट्राई करना है, राइट। इफ पॉसिबल आप पॉज करके क्वेश्चन को, मैं सामने से हट जाऊंगा, आप आराम से क्वेश्चन देखिएगा, उसे ट्राई करिएगा और उसके बाद अपने आंसर को टैली करिएगा। और हो सकता है आपने सवाल कर लिया हो, उसके बाद भी टीचर की अप्रोच को समझने की कोशिश करिएगा, बिकॉज द मोर यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम द ईजियर विल बी फिजिक्स। ऑलराइट एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। चीतो, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि मैंने आपको बताया, these kind of problems are very important, right, in NEET point of view, right? क्योंकि इन सवालों के अंदर फंक्शंस के ऊपर सवाल आते हैं। मैं सारे फंक्शंस भी आपको बताऊंगा, तो हर एक सवाल के साथ मैं कंसेप्ट एसोसिएटेड बताऊंगा, परंतु किंतु पच्छे सबसे पहले तुझे इसे खुद सॉल्व करना है। चलिए, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं क्या लिखा है। अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन such that its velocity varies according to Vx given by beta x to the power minus 2n, where beta and n are constant and x is the position of the particle. The acceleration of the particle as a function of x is given by, it is asked in AIPMT 2015. उसका हिंदी वर्जन आपके सामने लिखा है बेटा। इकाई द्रव्यमान का एक कण एक विमीय गति से गुजरता है ताकि इसका वेग Vx is equals to bx to the power minus 2n है यहाँ पे के अनुसार परिवर्तित हो जाता है, जहां बीटा और एन नियतांक है और एक्स कण की स्थिति को बताता है। एक्स के फलन के रूप में कण का त्वरित नियम द्वारा दिया जाएगा। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले यदि मैं इसके सोल्यूशन की बात करूं प्यारे बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा। अपने को मालूम होना चाहिए फंक्शंस के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहली बात तो ये, v इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt, ये फॉर्मूला अपने को मालूम होना चाहिए। बिल्कुल सही सर। a इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt, बिल्कुल सही सर। या फिर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हालांकि a का एक और फॉर्मूला है, दैट इज v dv बाई dx, और इन सारे फॉर्मूले में से, सारे डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले, कौन सा फॉर्मूला लगेगा चीते? फॉर्मूला लगेगा a बराबर v dv बाई dx, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर ये कंसेप्ट रिक्वायर्ड है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इस कंसेप्ट की हमें आवश्यकता है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें मेंशन्ड है, क्या मेंशन्ड है देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन के अंदर हमें मेंशन्ड है कि भैया v जो है वो एक x का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। तो देख सकते हैं आप लोग, उसके बेसिस पे सिर्फ एक ही फॉर्मूला अपने साथ दिख रहा है। अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है और v x का फंक्शन है तो वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, a बराबर v dv बाई dx। आइए चलते हैं। तो अगर a बराबर v dv बाई dx है छोटे, तो पहले dv बाई dx के बारे में चर्चा करेंगे। मुझे बता, क्या d बाई dx ऑफ v की वैल्यू कितना रख रखा है चीतो? v की वैल्यू रख रखी है बेटा, देख ध्यान से, v की वैल्यू रख रखी है बीटा x टू द पावर माइनस 2n। क्या रख रखा है? बीटा x टू द पावर माइनस 2n। आइए करते हैं इसको डिफरेंशिएट। तो बात करते हैं कितना है, dv बाई dx इक्वल टू डी बाई dx ऑफ बीटा x टू द पावर माइनस 2n। मुझे बता छोटे, इसको डिफरेंशिएट करेगा, देख तो बीटा तो कांस्टेंट है, बीटा बाहर आ जाएगा, राइट। किसकी बात कर रहा हूं मैं? dv बाई dx की।
बीटा तो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। x की पावर -2n का डिफरेंशिएशन, पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेगा तो पहले पावर आएगी छोटे आगे की तरफ -2n, उसके बाद x की पावर -2n का डिफरेंशिएशन करेगा तो कितना आ जाएगा ब्रो, पावर आगे आ गई x की पावर -2n - 1। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात पता हो कि भाई साहब d/dx ऑफ x की पावर n होता है nxn - 1। पावर आगे आती है और छोटे पावर में से एक घट जाता है, यही डिफरेंशिएशन होता है। तो मुझे बता dv/dx निकाल लिया तूने, तेरे को v पता था ऑलरेडी। v कितना पता था छोटे तेरे को, v पता था सर बीटा इंटू x टू द पावर -2n होता है। यस सर, बीटा इंटू x टू द पावर -2n होता है। यदि ऐसा है तो क्या मैं कह सकता था डी एक्सेलरेशन v dv/dx बराबर v रख छोटे बीटा x टू दी पावर -2n dv/dx रख छोटे n x, सॉरी क्या था, एक मिनट, क्या हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा x टू दी पावर -2n, है ना। तो ये v अपने पास पता है तो क्या मैं लिख सकता हूं, तो v dv/dx को क्या लिखा जा सकता है, v कितना था छोटे, v था अपने पास बीटा x टू दी पावर -2n, है ना, और dv/dx कितना है अपने पास, देखिए ध्यान से बेटा, ये है बीटा -2n x की पावर -2n - 1, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये लिखा हुआ है -2n बीटा x की पावर। देखिए ये x की पावर a है, मल्टीप्लाइड में x की पावर b है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ x की घात a प्लस b हो जाएगा या x टू द पावर a प्लस b हो जाएगा। -2n विल बिकम -4n - 1। तो ऐसा कुछ ऑप्शन होना चाहिए जो कि इस प्रश्न का उत्तर होगा। आइए देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन छोटे दिख रहा है -4n - 1, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है और इसी के साथ आपको दिए जाते हैं पूरे 1 करोड़ रुपए। बहुत बढ़िया, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, वापस से जैसे पहले बताया गया, आप पहले ट्राई करेंगे उसके बाद सॉल्यूशन को देखेंगे। सवाल आपके सामने है, इट इज वन ऑफ वेरी गुड प्रॉब्लम बेटा, इसको कई एग्जाम्स में पूछा गया है अलग अलग तरीकों से, तो इस सवाल को आप इंपॉर्टेंट सवाल कंसिडर करेंगे। देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल मूव सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय r is equals to cos omega t x cap plus sin omega t y cap where omega is a constant, which of the following is true। इनमें से कौन से ऑप्शन सही हैं, जहां पे आपको छोटे क्या क्या दे रखा है, आपको r दे रखा है, राइट बेटा, और आपको पूछा है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पे कमेंट करके बताओ। बताओ कैसे करेंगे। अगर आपको r पता है तो क्या वेलोसिटी निकाल सकते हो? हाँ सर, कैसे सर, v होता है dr/dt, और यदि आपको v पता है तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। कैसे सर? हाँ सर, dv/dt एक्सेलरेशन होता है, और ये दोनों चीज यदि पता चल गई तो क्या हम दोनों को वेक्टर के फॉर्म में लिख पाएंगे? बिल्कुल लिख पाएंगे। तो आइए पता करते हैं हम और आप मिलकर कि भाई साहब r वेक्टर यदि लिखा है, क्या लिखा है r वेक्टर, जरा देखें। r वेक्टर यदि लिखा है a साइन, r वेक्टर का मान है, एक बार देख लेते हैं, cos ओमेगा टी है, a साइन नहीं है, सॉरी, cos ओमेगा टी x कैप प्लस आई गेस साइन ओमेगा टी y कैप, है ना, ये लिखा हुआ है बेटा, साइन ओमेगा टी y कैप, साइन ओमेगा टी y कैप, है ना। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी वेक्टर निकालते हैं जो कि क्या होता है, सो dr/dt बता छोटे, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है छोटे, माइनस साइन होता है, तो देखा लिख दूंगा मैं, और टी का कोफिशिएंट कितना है, ओमेगा है, तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी एक्स कैप, यहां तक आ गया, बिल्कुल सही सर। उसके बाद क्या आएगा देखो ध्यान से, फिर साइन का, तो ये हो जाएगा प्लस साइन का हो जाता है बेटा कॉस ओमेगा टी वाई कैप। क्लियर हो गया, बिल्कुल सही सर। ये तो हो गया वेलोसिटी। सूर्य सर ऐसा ही एक्सेलरेशन वेक्टर भी निकाल के दिखा दो, मजा ही आ जाएगा। लो भैया निकाल देते हैं एक्सेलरेशन वेक्टर एज dv/dt वेक्टर विच विल बी गिवन बाय, सिंपली इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेगा छोटे, देख साइन का डिफरेंशिएशन वापस से करेगा तो प्लस कॉस आएगा, पर इसका कोफिशिएंट ओमेगा है, तो क्या मैं कह दूं, ये लिखा है माइनस ओमेगा, ध्यान से सुनना, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी का कितना हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी एक्स कैप, है ना, और वापस से ये भी प्लस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी का कितना होता है, माइनस साइन ओमेगा टी वाई कैप। क्लियर है या नहीं? बिल्कुल सही सर, कॉस का वापस से माइनस साइन। तो
आर वेक्टर पता है, वी वेक्टर पता है और ए वेक्टर पता है। और तेरे से क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, देख ध्यान से, देख ध्यान से सवाल। तेरे से पूछा है वेलोसिटी एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है ना, वेलोसिटी एक्सेलरेशन पैरेलल है, या फिर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड ओरिजिन, एंड वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ऐसे कुछ ऑप्शंस पूछे हैं, तो देखो ध्यान से। अब इसमें कई ऑप्शंस हैं, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल एक तो चेक करना है अपने को कि बोथ आर परपेंडिकुलर और बोथ आर पैरेलल, है ना, या फिर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर और एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन। तो ध्यान से सुनना, हमको बेसिकली जितने भी वेक्टर हमने अभी निकाले हैं, जैसे आर, ए और वी, इन सब के बीच में हमें एंगल पता करना है। यदि एंगल पता चल जाएगा तो ये पता चल जाएगा कि परपेंडिकुलर है या पैरेलल है। सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूं वी और आर के बीच का एंगल, सबसे ऊपर लिखे हुए हैं। तो मुझे बताओ एंगल यूज करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? ची। तो सर कॉस थीटा का ए डॉट बी अपॉन ए इंटू बी। सन 70 में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा प्यारे बच्चों। कहने की बातें हैं, कॉस थीटा है छोटे ए डॉट बी अपॉन ए बी। मुझे बता छोटे, ए डॉट बी कर, ए डॉट बी बोले तो यहाँ पे क्या लिखूंगा बता? सर आर डॉट वी अपॉन आर वी। ये निकाल के दिखाओ। चलो अब निकालते हैं। इसका इसके साथ डॉट करेगा छोटे, तो आई आई के साथ मल्टीप्लाई होता है, जे जे के साथ मल्टीप्लाई होता है। पहला बता कितना लिखा है? पहला लिखा है सर माइनस ओमेगा कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी। दूसरा बता छोटे प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी। बिल्कुल सही सर। अपॉन कुछ भी लिखा हो, अपने को क्या करना, ऊपर का तो मैटर क्या हो चुका है, क्लोज, तो उत्तर 0। यस और नो? देख, माइनस ओमेगा कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी से प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी का मैटर हो चुका है क्लोज, और उत्तर आ चुका है छोटे 0। दैट सिंपली मीन्स व्हाट? दैट थीटा इज 90 डिग्रीज। दैट सिंपली मीन्स थीटा की जो वैल्यू आई है छोटे, वो 90 डिग्री आई। 90 डिग्री आई बोले तो क्या? बोले तो सर जी एक बात तो क्लियर हो गया, क्या? कि भैया वेलोसिटी जो है वो आर के परपेंडिकुलर है। तो सर ऑप्शन 1 2 3 4 में से, ऑप्शन 1 2 3 4 में से आखिरी का 2 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। ये बात तो एकदम क्लियर है। तो जरा देखिए क्या हो सकता है। V इज परपेंडिकुलर टू R। अब अपने को A और R के बीच में रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना है। A और R ध्यान से देख छोटे, ये रहा A, ये रहा R। यदि मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लेता हूं, तो क्या लिखा है ब्रो? ये लिखा है कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी इंटू एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी इंटू वाई कैप। अरे सर 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 सर, तो सिस्टम हो गया। यही तो क्या लिखा है, आर वेक्टर लिखा है, तो ए वेक्टर तो सर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वेक्टर आर लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है सर ए वेक्टर जो है वो आर वेक्टर के एंटी पैरेलल है। अगर प्लस आया होता तो उसकी दिशा में है, आर वेक्टर के आगे माइनस आ गया मतलब उसके विपरीत दिशा में है। दैट सिंपली मीन्स व्हाट? ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा सर? वो वाला ऑप्शन होगा जहां पे आर वी के परपेंडिकुलर होगा और ए और आर के बीच में दिशा विपरीत होगी। समझा कि नहीं समझा छोटे? समझा सर, समझा। चला जा, तो मैटर क्लोज करते हैं सवाल का। ऐसा कौन सा ऑप्शन था छोटे? ऐसा कौन सा ऑप्शन था? ये देखिए सर जी, ऐसा ऑप्शन नंबर 3 था, जहां पे वेलोसिटी जो है वो आर के परपेंडिकुलर है, लंबवत है, और एक्सेलरेशन जो है वो ओरिजिन के अलोंग है। क्लियर है या नहीं है? मतलब आर वेक्टर तो ओरिजिन से दूर जाता हुआ होता है, तो एक्सेलरेशन वेक्टर ओरिजिन के पास आता हुआ। चलिए चलते हैं अगला सवाल। ये सवाल भी आपके सामने है, बहुत आसान सा सवाल है, खट से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बेटा। ये सवाल आपके सामने नीट 2016 का। क्या बोल रहा है? यदि वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल at प्लस bt स्क्वायर है, जहां पे a और b कांस्टेंट है, देन डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड इज। आपसे पूछा है यदि वेलोसिटी टाइम का फंक्शन दे रखा है तो इस पार्टिकल ने 1 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड के बीच में कितनी दूरी तय की होगी? आइए निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं, बिल्कुल निकाल लेते हैं। आइए सर, v है at प्लस बीटी स्क्वायर। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर v को क्या मैं dx बाई dt लिख सकता हूं? बिल्कुल सर, डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा at प्लस बीटी स्क्वायर, है ना। अच्छा सर, इसको तो ये भी लिखा जा सकता है dx बराबर at प्लस बीटी स्क्वायर टाइम्स ऑफ dt। और तो और सर, अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दो, 0 से लेके मान लेते हैं दूरी कोई x है, कहां से कहां तक? सर 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच की दूरी पूछी है, तो क्या दूरी मिल जाएगी अपने को? बिल्कुल मिल जाएगी। कितनी मिलेगी छोटे दूरी? दूरी मिलेगी सर x बराबर,
बताओ AT का इंटीग्रेशन कितना होगा ब्रो? सर ये होगा AT स्क्वायर बटे 2। अच्छा BT स्क्वायर का कितना होगा ब्रो? सर ये होगा BT क्यूब बटे 3। और तो और 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक लिमिट पुट करनी पड़ेगी। बिल्कुल, तो पहले 2 की वैल्यू पुट कर, कितना आएगा छोटे बता? सर A बटे 2 इंटू टी स्क्वायर हो गया छोटे 4 प्लस तो B बटे 3 इंटू 2 का क्यूब कितना हो जाएगा ब्रो? 8 माइनस, अब t की वैल्यू 1 रखना है, कितना आ जाएगा? A बटे 2 माइनस वापस B बटे 3। सॉल्व करना पड़ेगा इसको, बिल्कुल करते हैं, आइए। तो कितना लिखा हुआ है? 2 दूनी के 4, ये लिखा है 2a माइनस a बाई 2, 2a माइनस a बाई 2, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है छोटे 2a माइनस a बाई 2 और b का कोफिशिएंट कितना है? प्लस 8b माइनस b बाई 3। 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, तो कितना आ जाएगा ब्रो? ये आ जाएगा 3a बाई 2 प्लस 8 में से 1 गया 7, 7b बाई 3। ऐसा जो उत्तर है वही इस सवाल का उत्तर है और इसी सवाल का इस तरीके से मैटर किया जाएगा प्यारे बच्चों। क्लोज, समझ में आया क्या? यस सर। कैसे किया छोटे? v का फंक्शन दे रखा था, v को dx अपॉन dt रखा, राइट, और उसके बाद t के रेस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट किया ताकि x पता चला, एंड वी हैव जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ द लिमिट सो दैट वी गॉट द आंसर एज 3a बाई 2 प्लस 7b बाई 2। ऐसा कौन सा उत्तर है? 7b बाई 3, नॉट 2, सॉरी, 7b बाई 3, 7b बाई 3। ऐसा 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 सर, ऑप्शन नंबर सी। सर आपने जो तीनों सवाल कराया सबके सी है, मदर ऑफ कोइंसिडेंसेस गाइस। चलते हैं आगे की तरफ, बढ़ते हैं जीवन में आगे की तरफ। ये रहा आपके स्क्रीन पर ये सवाल 1 डायमेंशनल मोशन का। कृपया करके सवाल को देखें, पॉज करें, मेक श्योर करें कि अटेम्प्ट करें वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। आइए देखा जाए, 2 कार हैं P and Q start from a point at the same time, a straight line, and their position are represented by Falana and Dhimkana. At what time do the cars have same velocity? क्या इन दोनों के पोजीशंस दे रखे हैं? यस सर। क्या आपसे पूछा गया है कि इन दोनों की वेलोसिटी कब सेम होगी? यस सर। सर दोनों की पोजीशन दे रखे हैं, वेलोसिटी पूछ रहा है कब सेम होगा, तो सर dx अपॉन dt करके वेलोसिटी निकाल लेंगे, दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे, वहां से जो t की वैल्यू होगी वहां उत्तर मिल जाएगा। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। आइए निकालते हैं। सबसे पहले है ना p वाले की वेलोसिटी निकालते हैं ब्रो, है ना। p वाले की वेलोसिटी पता क्या होगी चीते? vp हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर इसको, क्या लिखूं मैं? सर a, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं डिफरेंशिएशन। bt स्क्वायर का कितना हो जाएगा बता? सर 2bt। बहुत बढ़िया। सर q की बता दो वेलोसिटी ऐसी बात पे। सर at प्लस bt स्क्वायर हो गया, और ये क्या है? ft का हो जाएगा f, और t स्क्वायर का कितना हो जाएगा? माइनस 2t। क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगे? होना ही पड़ेगा, क्योंकि यही तो बोला है। क्या बोला है छोटे? क्या? एट व्हाट टाइम डू द कार हैव सेम वेलोसिटीज? नाउ इफ आई इक्वेट दीज a प्लस 2bt किसके बराबर छोटे? f माइनस 2t के। तो मुझे बता, ये लिखा है 2bt प्लस 2t बराबर, है ना, 2bt है ना प्लस 2t, है ना, ये इधर आएगा तो प्लस 2t बराबर f माइनस a। यहां से t का मान निकल जाएगा बेटा ना, 2t यदि कॉमन ले लोगे आप, है ना, तो देखो यहां से t यदि कॉमन ले लिया आपने तो हो जाएगा f माइनस a बटे t यदि कॉमन लिया होता तो लिखा होता 2b प्लस 2। क्या लिखा होता? 2b प्लस 2, तो 2b प्लस 1 लिख दूं क्या बाहर ब्रैकेट से बाहर निकाल के? यस सर। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? सर ऐसा पहला ऑप्शन है, मतलब ये वो समय होगा जहां पे दोनों की जो गति होगी वो बराबर होगी। ऑल राइट एवरीवन, आई होप आप लोग को ये काफी क्वेश्चन इजी लगे हों, राइट। एक आर और वी वाला जो क्वेश्चन था दैट वाज क्वाइट गुड प्रॉब्लम, राइट। इस टाइप का प्रॉब्लम भी अच्छा प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं जीवन में, छोटे छोटे देख अगला क्वेश्चन तेरे सामने है ना। अभी एक्सेलरेटेड मोशंस के प्रॉब्लम है, राइट। तो ध्यान से देखना क्या बोल रहा है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ, क्या लिखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टार, है ना। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड, देन द हाइट ऑफ द टार इज, है ना। इसके अंदर हो सकता है आपके अलग अलग साइन कन्वेंशन हो, राइट, बट हम किसी भी साइन कन्वेंशन के थ्रू जा सकते हैं, है ना। इट डिपेंड्स कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी किधर जा रही है, राइट बेटा, बॉडी किधर जा रही है, राइट। तो इस केस में अपन अगर बात करें तो बॉल को कहाँ फेंका गया है?
सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं ना। किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करने का सबसे सही तरीका होता है बेटा, सबसे पहले डायग्राम। विजुअल रिप्रेजेंटेशन गिव यू फील अबाउट अ प्रॉब्लम, एंड वंस यू गेट अ फील अबाउट अ प्रॉब्लम, मेक श्योर टू राइट डाउन ना, मेक श्योर टू राइट डाउन द डेटा गिवन। तो जब फील आ गया, डेटा आ गया, एंड देन यू विल ऑटोमेटिकली, योर माइंड विल ऑटोमेटिकली वर्कआउट ऑन द प्रॉब्लम ना, डिपेंडिंग अपॉन जो आपके पास सिचुएशंस है उसको कलेक्ट करता है दिमाग, और उसके बाद ही आप अपने आप ही प्रोग्रेस करोगे कि यार उसको आगे कैसे सॉल्व किया जाए। अनटिल अनलेस यू डोंट डू दिस, यदि आप मान लो डायरेक्टली क्वेश्चन से करने की कोशिश करोगे, है ना, तो इट माइट टेक यू सम टाइम, है ना, बिकॉज जब तक डेटा एकदम क्लीन ना हो आपके पर्सपेक्टिव से, तब तक आप क्वेश्चन को बनाने में थोड़ी दिक्कतों का सामना कर सकते हैं। आइए बनाते हैं सबसे पहले डायग्राम। देख बच्चे ध्यान से, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है सर जी, ये रहा किसी टॉप ऑफ टावर से, बिल्डिंग की हाइट में मान लेता हूं छोटे एच है, यहां से फेंका है ब्रो। अब यहां से कहां फेंका है? नीचे की तरफ। यहां से कहां फेंका? नीचे की तरफ, है ना। आइए देखते हैं, यहां से फेंका है नीचे की तरफ। कितनी स्पीड से फेंका है? देखो ध्यान से सर, 20 मीटर पर सेकंड से फेंका है, और सर थोड़ी देर बाद ये हिट कर देता है इस फ्लोर को। कितनी स्पीड से? सूर्य सर 80 मीटर पर सेकंड से। ये बन गया छोटे इसका डायग्राम, बन गया? बन गया सर, बन गया। कोई लोड है क्या? नहीं है सर। द हाइट ऑफ द टावर इज, नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर। सर इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, दूरी कितनी ट्रेवल करी है ये पता है, एक्सेलरेशन पता है, नीचे की दिशा में है, तो मुझे बता कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बता सर, v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2x। क्लियर है या नहीं? बिल्कुल सही सर। तो आइए देखते हैं ध्यान से, है ना। एक्सेलरेशन कहाँ है? नीचे की तरफ है, तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आइए तो v², है ना, v²। फाइनल वेलोसिटी -80 का होल स्क्वायर, क्योंकि नीचे की तरफ था, इक्वल टू u² -20 का होल स्क्वायर। यस और नो बेटा? बिल्कुल सही सर। एक्सेलरेशन -2 इंटू जी कितना है ब्रो? -10। अरे वेरी गुड, क्लियर है कि नहीं? देख फाइनल वेलोसिटी होगी ना, है ना, v² इज इक्वल्स टू u² कितना था? -20 का होल स्क्वायर -2 इंटू जी इंटू कितना चला है ब्रो ये, है ना, कितना चला है बताओ? h। तो मुझे एक बात बताओ, क्या यहां से आप h की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। कितना आएगा मुझे बताओ? सर ये हो जाएगा 6400 बराबर, है ना, ये कितना हो जाएगा? 400, और ये कितना हो जाएगा? प्लस 20h। 6400 में 400 गया, कितना आ गया बेटा? 6000 बराबर 20h। मैटर क्या हो चुका है? क्लोज। h की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 300 मीटर। क्या यही उत्तर है? 300 मीटर ऑप्शन में दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं। वे खुल जा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बेटा। और यहां 2 माइनस क्यों लिए? देखो, ये भी देखो। चलो समझ में आया? ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी। 300 मीटर इज द आंसर टू द प्रॉब्लम। चलिए पढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। अगला सवाल देखिए क्या है सवाल, पढ़िए, एक बार इसे ट्राई करिए प्लीज। आपका ट्राई करना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये है सवाल आपकी स्क्रीन पर, पूरे 2 रुपयों के लिए। अ स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट t is equals to 0. Let Sn be the distance traveled by the block in the interval t is equals to n minus 1 to t equal to n. Then find the ratio of Sn up to upon Sn plus 1. करें एक बार ट्राई, जल्दी से ट्राई करें बेटा। नाउ आइए चेकआउट करते हैं कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि nth सेकंड में तय की गई दूरी का फॉर्मूला क्या होता है। क्या बोला स्टेटमेंट? ध्यान सुन। nth सेकंड में, nth सेकंड का मतलब क्या है पहले तो थोड़ा सा फील ले। पहला सेकंड में कितनी दूरी चला होगा? सर t इक्वल टू 1 तक जितना चला होगा माइनस t इक्वल टू 0 पे जहां पे होगा वो होगा पहले सेकंड की तय की गई दूरी। बिल्कुल सही। दूसरे सेकंड की तय की गई दूरी क्या होगी ब्रो बता? सर t इक्वल टू 2 तक जितना चला होगा माइनस t इक्वल टू a पे जहां पे होगा, उन दोनों को घटा दोगे तो आपको मिल जाएगा क्या? दूसरे सेकंड में। मतलब सर आप जो भी सेकंड में तय की गई दूरी की बात कर रहे हो उस सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट माइनस उसके पिछले सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट यदि आपने माइनस कर दिया तो आपको उस सेकंड में की गई दूरी का पता चल जाएगा। तो यहां देख ध्यान से क्या लिखा है इसने लिखा है Sn जो है
वो क्या है, n-1 से n है। तो मुझे बता ब्रो Sn+1 कहाँ होगा, अब तू बता। सर ये दूरी होगी Sn+1 से लेके, मतलब हाँ देखिएगा ध्यान से, इरेजर क्या मैं बोल दूं, Sn1+1 सर कौन सी दूरी है सूर्य सर, Sn1+1 तो ऐसा है कि t बराबर n+1 तक दूरी जो ट्रेवल किया होगा उसने, उसमें से t बराबर n को माइनस कर दोगे तो आपको जो दूरी मिलेगी वो Sn+1 होगी। क्यों हो ही रहा था, 5वें सेकंड में पूछता छोटे तो क्या बोलता सर, 5वें सेकंड तक की दूरी माइनस 4थे सेकंड तक की दूरी, यही तो होता 5वें सेकंड में चली गई दूरी। यस सर। तो एक बात बता, क्या तुझे मालूम है, क्या तुझे यह मालूम है कि nth सेकंड में चली गई दूरी का फॉर्मूला होता है u + a/2 × 2n-1। क्या बोलती बनते ये पब्लिक, समझ में आया क्या? यस सर। एसन तो होता है u + a/2 × 2n-1। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से यहाँ पे कि इसने बोल रखा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, है ना, चल कहां से रहा है, रेस्ट से, मतलब u का मान कितना है ब्रो, u का मान है 0। u का मान कितना है बच्चों, u का मान है 0। तो अगर u की वैल्यू 0 पुट कर दोगे आप तो Sn का मान हो चुका है a/2 × 2n-1। तो मुझे बताओ Sn+1 का मान क्या आएगा, यहां पे छोटे n लिखा था, क्लियर है क्या? तो अगले में क्या लिखेगा ब्रो, अगले में लिखेगा तू सर a/2 × 2 टाइम्स ऑफ n+1-1। समझ में आएगा छोटे? यस सर। दोनों को डिवाइड कर दूं, a/2 से a/2 का मैटर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा सर। और Sn/Sn+1 का जो मान मिलेगा वो मिलेगा 2n-1 ये क्या लिखा छोटे, सॉल्व कर इसको सर, 2n + 2 - 1 सर, 2 में से 1 गया 1, तो ये हो जाएगा सर 2n-1/2n+1। समझ में आएगा छोटे? बिल्कुल सर, बिल्कुल अच्छे से समझ रहा ना, n+1 वाला फॉर्मूला लगाया है और Sn+1 बोला है, मतलब n को रिप्लेस करना है n+1 से, क्योंकि वो क्या बताता है, वो बताता है n+1th सेकंड तक तय की गई दूरी माइनस nth सेकंड तक तय की गई दूरी। ऑलराइट एवरीवन, ऑलराइट सर। चले बढ़ते हैं जीवन में आगे की तरफ। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर देखिएगा ध्यान से, क्या बोलता है सवाल, सवाल बोलता है कि कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट एट 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सब लोग सबसे पहले ट्राई करेंगे ना, मुझे बार बार रिपीट ना करें बेटा, बिना ट्राई किए आप इसको बिल्कुल भी ना सॉल्व करें, राइट? आप जितनी कोशिश करें ना, देखो क्या होता है ब्रो, है ना, जब तक हमारे दिमाग में सवाल से लेके भय रहेगा, जब तक फिजिक्स में हम क्या करते हैं, गलती यही करते हैं ना, पढ़ रहे हैं बस ऐसे ही पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, देखने से नहीं होगा छोटे, कलम चलानी पड़ेगी तेरे को, है ना। जितना कलम चलाएगा, जितना सवाल के अंदर जाएगा, सवाल उतना तुझे समझ में आएगा, ये बात ध्यान रखना ना। जितना ऊपर ऊपर से जाएगा उतना एग्जाम भी ऊपर ऊपर से जाएगा, उतने नंबर भी ऊपर ऊपर से जाएंगे ब्रो, है ना। तो ध्यान रखना है, मेक श्योर करना, ट्राई करो, नहीं आ रहा है, सही आ रहा है, गलत आ रहा है, क्या है क्या नहीं, आपको मालूम होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जिंदगी में गलतियां कहाँ हो रही हैं हमसे, भले हो रही हो, लेकिन अगर आपको इस बात का एहसास है, आप इस बात के साक्षी हैं कि भाई साहब हमारी गलतियां यहां हो रही है, आप ऑटोमेटिकली, कॉन्शियसली या फिर सबकॉन्शियसली उन गलतियों पे ध्यान देना स्टार्ट करेंगे, जिससे अगली बार वो गलतियां नहीं होंगी। तो मेक श्योर करें कि अभी से वो स्टार्ट करें। आइए देखते हैं। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट t = 4 सेकंड। अ बॉल इज ड्रॉप्ड आउट ऑफ अ विंडो बाय अ पर्सन सिटिंग इन द कार। व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट t = 6 सेकंड्स? सी दिस इज व्हाट ही इज वांट टू सेइंग दैट एक कार चल रही है ब्रो, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से चल रही है। अब अंदर एक बच्चा बैठा होगा, उसने क्या किया, एक बॉल को ड्रॉप किया है ना, ड्रॉप किया है ना, कितने सेकंड पे, 4 सेकंड पे। आपको बताना है कि भैया बॉल का 6 सेकंड पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा। इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम, आई होप आप लोगों ने एक बार इसको ट्राई, गिव इट अ ट्राई दे दिया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो देखो बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इस कार की बात करते हैं छोटे ब्रो, ये कार कितने से चल रहा है सर, इसका एक्सेलरेशन आई गेस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। अच्छा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी के बारे में यदि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम 0 अज्यूम कर लेंगे, हमें भी मतलब का तीर नहीं बनना, जब तक कोई इंफॉर्मेशन ना दी गई हो, है ना, अपने को वी नीड टू कंसीडर इट एज 0। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड एट t = 4 सेकेंड्स वेलोसिटी ऑफ कार क्या होगा सर, u + at होता है सर, u का मान तो आपने अभी बताया 0 है छोटे, तो 5 × 4 क्या 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया कि नहीं हो गया?
बिल्कुल सर, 20 मीटर प्रति सेकंड हो चुका है। और यदि ये 20 मीटर प्रति सेकंड हुआ है, ब्रो ध्यान से देख, कहता हुआ 20 मीटर प्रति सेकंड यदि हो गया है ना, तो इसके अंदर जो बॉल आपने ड्रॉप करी है, बॉल की बात करो, बॉल की बात करो, बॉल की, बॉल आपने किसके रेस्पेक्ट में ड्रॉप करी है? कार के रेस्पेक्ट में ड्रॉप करी है। मतलब बॉल के पास वही वेलोसिटी होगी एक्स दिशा में जो कार की है, क्योंकि कार उसी टाइम पे क्या है, एक्सेलरेट हो रही है आगे की तरफ। कितनी होगी? 20 मीटर प्रति सेकंड, राइट? बिल्कुल सही सर। और इस दिशा में इसके पास वेलोसिटी है 0, क्योंकि उसने ड्रॉप किया है वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में कार के पास कोई वेलोसिटी होती ब्रो, तो यही वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में किसको मिल गई होती? किसको मिल गई होती? वाई डायरेक्शन में इस बॉल को भी मिल गई। पर वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो वाई डायरेक्शन में इसको कोई वेलोसिटी नहीं मिली। इस एक्स डायरेक्शन में थी इसके पास 20 मीटर पर सेकंड, तो इसको एक्स डायरेक्शन में मिल गई, है ना। आप वैसे भी देख सकते थे, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू कार क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर है या नहीं है बेटा? है ना। तो आप क्या बोल सकते हो, देखो ध्यान से, इस फॉर्मूले को यूज करके velocity of ball with respect to car is equals to velocity of ball with respect to ground and velocity of car with respect to ground। मुझे एक बात बताओ, कार के फ्रेम में वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू कार तो 0 था या नहीं था? बिल्कुल सही सर। तो सर वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा। और सर वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो 20 मीटर पर सेकंड है, इसीलिए वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी जो होगा वो क्या होगा? छोटे 20 मीटर प्रति सेकंड। और उधर ही होगा जिधर कार का था, है ना। वेक्टर फॉर्म ये बेसिकली है ना, दिस इज वेक्टर फॉर्म, दिस इज वेक्टर फॉर्म, दिस इज वेक्टर फॉर्म, दिस इज वेक्टर फॉर्म, राइट? राइट सर। तो एक्स दिशा में था तो एक्स दिशा में इसके बाद वेलोसिटी रही, बिल्कुल सही सर। वी हो गया 0। अब मुझे बता छोटे, t इक्वल टू 4 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी और इसका एक्सेलरेशन पूछा, यही पूछा है ना। क्वेश्चन देखेंगे एक बार अपन, क्या पूछा? व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉल एट t इक्वल टू 6 सेकंड्स, नॉट 4 सेकंड्स। तो देखो ध्यान से, मुझे एक बात बताओ, अब इसको ड्रॉप किया है तो इस स्टेट से लेके t इक्वल टू 6 सेकंड का मतलब क्या है? t इक्वल टू 2 सेकंड की बात हो रही है इस स्टेट से, है ना, इस स्टेट से। t इक्वल टू 4 सेकंड तो ये वाली स्टेट थी, t इक्वल टू 6 सेकंड मतलब अब जब बॉल ड्रॉप हुआ है तो वहां से 2 सेकंड की बात हो रही है। वहां से किसकी बात हो रही है? देखो ध्यान से, t इक्वल टू 4 सेकंड, बॉल इज ड्रॉप्ड आउट ऑफ विंडो, अभी 2 सेकंड बीते हैं, तो 2 सेकंड में चचा के पास वेलोसिटी कितनी हो जाएगी मुझे बता। सर v हो जाएगा u प्लस at, u तो 0 था, है ना, और नीचे की दिशा में है तो -10 इंटू 2। सर इसके पास वेलोसिटी है -20 मीटर पर सेकंड। माइनस क्या बता रहा है? छोटे नीचे की दिशा में जा रहा है, कितने से? 20 मीटर पर सेकंड से। अच्छा, क्या एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? नहीं है, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है सूर्या सर। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, तो भैया एक्स डायरेक्शन में t इक्वल टू 6 सेकंड के बाद भी वेलोसिटी कितनी रहने वाली है? 20 मीटर पर सेकंड। यार एक्स दिशा की वेलोसिटी है, वाई दिशा की वेलोसिटी है, यदि मैग्नीट्यूड पूछा है तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? छोटे अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। कितना हो जाएगा छोटे सर? 20√2 मीटर पर सेकंड, क्यों दोनों वेलोसिटीज इक्वल है। कितना हो गया? 20√2 मीटर पर सेकंड। और यदि सर ये 20√2 मीटर पर सेकंड हुआ है और एक्सेलरेशन की मैं बात करूं, मुझे तो पता है कि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, सिर्फ वाई डायरेक्शन में है, और किसके बराबर है? 10 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर के बराबर है। तो क्या छोटे वेलोसिटी हो जाएगी 20√2 मीटर पर सेकंड एंड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख छोटे, ऐसा कौन सा दिख रहा है? ऐसा एक ही दिख रहा है, 20√2 मीटर पर सेकंड एंड 10 मीटर पर सेकंड। उम्मीद करता हूं आपको सवाल अच्छे समझ में आया हो। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। बढ़ा जाए आगे की तरफ, आ जाए छोटे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर वापस से ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले वापस से आपको ही ट्राई करना है बंधु, है ना। वापस से देख लो ध्यान से प्यारे बच्चों, क्या बोलता है सवाल, देखते हैं। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ टू मूविंग पार्टिकल मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस एज शोन इन फिगर। द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज विल बी। अच्छा एक बात बताओ, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है चीतो? dx अपॉन dt। dx अपॉन dt क्या बताता है? dx अपॉन dt बताता है स्लोप ऑफ xt कर्व, स्लोप ऑफ xt कर्व एट एनी पॉइंट, at any time in fact, है ना, at any time। what is slope? slope होता है, slope क्या होता है? tan of theta, है ना। slope क्या होता है? tan of theta। मतलब किसी भी पॉइंट पे यदि आप tangent बनाओ,
है ना। तो वो टैंजेंट, ध्यान सुनना, जो एंगल बनाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, उसका जो टैन होता है वो बताता है उस पॉइंट का स्लोप। क्लियर? मतलब आपने पढ़ा होगा m इज इक्वल्स टू होता है प्यारे बच्चों tan थीटा, और ये थीटा होता है क्या छोटे, थीटा क्या होता है ब्रो पता? थीटा होता है एंटी क्लॉकवाइज एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो जरा मुझे बताओ, एक 30 है एक 45 है, तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो इसका स्लोप कितना है? पहले वाली लाइन का तो स्लोप tan 45 है ब्रो, और दूसरे वाले लाइन का स्लोप कितना है ब्रो? tan 30 डिग्री, और इन्हीं दोनों वेलोसिटी tan 30 डिग्री। और आपको क्या करना है? इन्हीं दोनों वेलोसिटीज का रेशियो निकालना है, 30 और 45 का। तो आंसर कितना हो जाएगा मुझे बताइए सर? v1 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू tan 30 डिवाइडेड बाय tan 45। tan 30 कितना होता है छोटे? 1/√3। 1/√3। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऐसा? सर ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, 1/√3। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या बोल रहा है सब लोग, एवरीवन। हाँ तो देखते जी तो क्या बोल रहा है सवाल। सवाल ये है कि द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस ट्रेवल बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड एंड फोर्थ सेकंड विल बी। मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ये बताया था क्या बेटा, कि साहब जो Sn होता है nth सेकंड में किया गया डिस्प्लेसमेंट ये होता है u प्लस a बाय 2 इंटू 2n माइनस 1। बिल्कुल सही बोला सूर्या से। तो यदि किसी बॉडी को ड्रॉप किया गया हो तो एसेंथ क्या होगा छोटे? a बाय 2 इंटू 2n माइनस 1। बिल्कुल सही है सर। और क्या हर एक बॉडी पे, क्योंकि फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, a की वैल्यू किसके बराबर है छोटे? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर है। तो क्या मैं कह सकता हूं अगर ऐसा है, यदि ऐसा है तो पहले सेकंड में किया गया डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बता? फर्स्ट सेकंड में 10/2 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1, 5 मीटर। दूसरे सेकंड में किया गया डिस्प्लेसमेंट कितना होगा मुझे बता? 10/2 इंटू 2 दूनी के 4 माइनस 1 कितना हो गया ब्रो? 3। तीसरे सेकंड में किया गया 10/2 इंटू 3 दूनी 6 में 5। क्या हो गया ब्रो? ये हो गया 1:3:5:7। तो इसी रेशियो में है ना, और इंटीजर्स के रेशियो में बढ़ता है। कहां गया ऑप्शन ऐसा? 1:3:5:7। सो दिस इज द आंसर टू द प्रॉब्लम गाइस। ऑलराइट, तो इसका उत्तर होएगा बी। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। अभी अब तक हमने वन डायमेंशनल मोशन के बारे में बात करी थी, तो अब बात करेंगे अपन प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। मैं आपको बता दूं, यदि रेशियो वाइज देखा जाए, यदि काइनेमेटिक्स से 2 या 3 सवाल पूछेंगे तो इस बात की आप श्योरिटी रखिए कि एक सवाल आपका फंक्शन से पूछेगा जिसके बारे में अभी अपन ने चर्चा करी है, और अगला सवाल तो बात की जाएगी प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो मैं आपके सामने लेके आया हूं रिसेंट ईयर्स के प्रोजेक्टाइल के बहुत ही अमेजिंग सवाल। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट बच्चों, नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। आपका ये बताना हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है, और इसी के बेसिस पे हम अपने कंटेंट को और अमेजिंग बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। ऑल राइट जी, तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। क्या कहता है प्रश्न, देखेंगे ध्यान से। पहला प्रश्न है, अ प्रोजेक्टाइल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, a particle moving in a circle of radius r with a uniform speed takes a time t to complete one revolution। है ना, कोई पार्टिकल यदि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसको पूरा एक रेवोल्यूशन खत्म करने में टाइम t लगता है। If this particle were projected with same speed at an angle theta with the horizontal, the maximum height attained by it is equals to 4r, then the angle of projection theta is then given by। See, I hope आपको 2-4 फॉर्मूले याद हो प्रोजेक्टाइल मोशन के रिस्पेक्ट में, राइट। जैसे रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, r और h में क्या रिलेशन होता है, एंड साथ ही साथ में ट्रेजेक्टरी इक्वेशन क्या होती है। ऑलराइट एवरीवन, उन सब चीजों का अपन इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। आइए सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे, सबसे पहले तो हम समझने की कोशिश करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए, कि कोई पार्टिकल यदि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और जिसकी स्पीड यदि v है और टाइम पीरियड यदि t है, रेडियस यदि r है। देखना ध्यान से,
t है ना, यूनिफॉर्म स्पीड टेक्स अ टाइम है ना, स्पीड r, ठीक है। इफ द पार्टिकल वर प्रोजेक्टेड विद सेम स्पीड है ना, स्पीड यदि v है ना, तो आपको पता है टाइम पीरियड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा उसने, 2 पाई आर ओवर स्पीड v। यहाँ से v की वैल्यू प्यारे बच्चों अपन ने निकाली है 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टी, और बोला है इसी वेलोसिटी से एक पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल मोशन दिया गया है। सेम वेलोसिटी छोटे है ना, जो वेलोसिटी तूने यहां से निकाली है वही वेलोसिटी इसको क्या दे रही है, प्रोजेक्टाइल मोशन दे रही है। तो देखो ध्यान से, देखो क्वेश्चन देखो, इफ दिस पार्टिकल वर प्रोजेक्टेड विद सेम स्पीड है ना, विद सेम स्पीड एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट इज इक्वल्स टू 4r। तो देखिएगा ध्यान से, इफ दिस इज एंगल थीटा, सो दिस विल बी द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड दिस विल बी द मैक्सिमम हाइट। सो यू नो दैट मैक्सिमम हाइट इज गिवन बाय u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। क्लियर हो गया कि नहीं बेटा? यस सर। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपके सामने आपको पता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g है, तो क्या मैं लिख सकता हूं h इज इक्वल्स टू, h की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है, जरा देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में h की वैल्यू बेटा, h की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में, 4r दे रखी है h की वैल्यू, राइट एवरीवन? यस सर। तो क्या मैं लिख सकता हूं सर 4r इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, और सर u की वैल्यू वही है जो v की वैल्यू है, तो उठा के वैल्यू उसको पुट किया जाए दोस्तों, तो क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, तो कुड आई राइट बेटा 4r इज इक्वल्स टू u स्क्वायर कितना हो जाएगा देखना है, 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर है ना, इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ g। अब देखो क्या हो जाएगा, यहां से 4 से 4 का मैटर हो गया क्लोज, r से r का मैटर हो गया क्लोज। यहां पे क्या लिखा है देखो ध्यान से, ये लिखा है 2 इंटू जी इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर r इज इक्वल्स टू साइन थीटा की पावर, ये 1/2 लिखा जा सकता था क्या प्यारे बच्चों, देख लो ध्यान से, डेफिनेटली सर। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जरा देखते हैं, क्योंकि अपने को साइन थीटा ही निकालना है, 2g टी स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r। ये तो सर पहला ही ऑप्शन दिख रहा है कि पावर 1/2, ये सही था, इक्वल टू साइन इनवर्स के फॉर्म में है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज यहां से यदि थीटा निकालोगे तो साइन इनवर्स इधर चला जाएगा, एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन 1 इज द आंसर टू द प्रॉब्लम। क्लियर हो गया? बिल्कुल सही सर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूरे 2 रुपयों के लिए, प्यारे बच्चों आपको पता है सबसे पहले आपको ट्राई करना है, उसके बाद मैं पिक्चर में आऊंगा। तो सबसे पहले देख लो ध्यान से, सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है यदि किसी गेंद को वर्टिकल डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से एंगल 60 डिग्री के साथ है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में फेंका जाए, तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी पे उसकी स्पीड कितनी होगी, है ना। तो इफ अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद वर्टिकल, देन इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी विल बी गिवन बाय। आइए, इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूज होता है। इस कंसेप्ट का यूज जो है वो कई नीट के प्रॉब्लम्स में किया जा चुका है, तो ध्यान देंगे वापस से फोकस के साथ। आजा देख छोटे करते क्या है, मुझे बता। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, राइट। जिनसे क्वेश्चन बन गया कांग्रेचुलेशंस एवरीवन, जिनसे नहीं बना है ध्यान से देखेंगे। तो देखो बेटा, ये हो गया प्यारे बच्चों आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। बिल्कुल सर, हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। वेलोसिटी कितनी है ब्रो, 10 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल, एंगल 60 डिग्री है, किसके साथ, वर्टिकल के साथ। बिल्कुल सूर्या सर। अब आपसे क्या पूछा है, स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी। आपको बहुत अच्छे से पता है कि एक्सेलरेशन एक्स दिशा में 0 होती है। एक्सेलरेशन एक्स दिशा में 0 होती है। एक्सेलरेशन वाई दिशा में -g होती है। एक्सेलरेशन वाई दिशा में कितनी होती है, -g होती है। क्लियर है? यस सर। तो मुझे बताओ, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन प्लस एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन टाइम्स ऑफ टी। सर एक्सेलरेशन तो एक्स डायरेक्शन में 0 है, मतलब सर चाहे कुछ हो जाए, किसी भी समय पे वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन जो होता है वो चेंज नहीं होता है, जो शुरुआत में थी वही होगी। तो इनिशियल में कितनी वेलोसिटी थी एक्स डायरेक्शन में ब्रो, ये एंगल 30 होगा क्या, यस सर। तो सर ये हो जाएगा 10 cos of 30। यदि ये 10 cos of 30 है, तो और आपको पता है कि एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी चेंज नहीं होता है। इनिशियल वेलोसिटी जो एक्स दिशा में है, पूरे रास्ते के दौरान एक्स दिशा में वेलोसिटी सेम रहने वाली है। समझा के छोटे, यस सर। मुझे बता भी रहे, क्या मैं लिख दूं, टॉप पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी भाई साहब
तब पॉइंट पे वो किसके बराबर होगी, वाई डायरेक्शन में तो जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वाई डायरेक्शन में डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और आपने पढ़ा है क्या कि किसी भी यूनिफॉर्म मोशन में यदि पार्टिकल अपनी डायरेक्शन को बदलता है ना, यानी टर्न लेता है, एट द पॉइंट ऑफ टर्निंग और द टाइम ऑफ टर्निंग द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम जीरो। इन वाई डायरेक्शन इट इज एक्चुअली टर्निंग, दैट इज व्हाई वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन विल बिकम जीरो। इट विल हैव ओनली एक्स डायरेक्शन ऑफ कंपोनेंट एंड दैट वुड बी गिवन बाय 10 cos 30 बिकॉज इट विल रिमेन अनचेंज्ड। इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं होगा, तो उत्तर हो जाएगा ब्रो 10 into √3/2, 5√3 मीटर पर सेकेंड। तो इस सवाल का जवाब है 5 मीटर प्रति सेकेंड। बढ़ा जाए आगे की तरफ, 5√3। तो ऑप्शन 1 इज द आंसर टू द प्रॉब्लम। अगला आपकी स्क्रीन पर है बेटा सवाल, देखो क्या है अगला सवाल, देखो ध्यान से। A bullet is fired from a gun at a speed of 280 meter per second in a direction 30 degree above the horizontal. The maximum height attained by the bullet is, you know the formula, है ना? जल्दी से करके बताओ आंसर क्या आएगा। पॉज करें स्क्रीन को, ट्राई इट आउट एंड गिव मी द राइट आंसर। बता बे छोटे, बन गया होगा, आई होप बन गया होगा, क्योंकि सूर्य सर इसमें तो यार सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है सर, ये तो वही है h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। हो नाइस सर, आजा छोटे बनाते हैं, खड़ाक से फॉर्मूला लगाते हैं। देख बेटा g 9.8 यूज करना, बस इस बात का ध्यान रखेंगे। तो h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। क्या बोलती बंटई की पब्लिक, समझ में आया क्या? देख छोटे, एच पे यही वाला फॉर्मूला लगेगा, बिल्कुल सर। यू कितना है ब्रो, देख ध्यान से, 280 है ना, तो क्या लिख दूं यहाँ पे 280 इंटू 280 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। थीटा कितना है ब्रो, 30 डिग्री, बहुत बढ़िया। तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन 30 कितना होता है 1/2 इंटू 1/2 आधा होता है, बिल्कुल सही सर, अपॉन 2 इंटू 10। इसको सॉल्व करने पे हाइट का मान आ जाएगा। अच्छा सर 10 मतलब सर 9.8 ले लो, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने बहुत तकल्लुफ उठा के 9.8 दिया है। यस सर, तो कितना चढ़ेगा देख ध्यान से, ये 9.8 चले, चलो बिल्कुल चलो सर। आइए देखिए, 2 से कटता है 140, क्लियर हो गया, बिल्कुल सही है। फिर 2 से कटेगा 140, क्लियर है, बिल्कुल सर। फिर 7 से कटेगा 2 7 14, फिर 7 से कटेगा, 7 से कटते हैं 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 9 28, 7 चौके 28, बिल्कुल सही सर। ये कितना हो जाएगा बेटा 1.4 है, तो क्या ये 100 टाइम्स हो जाएगा, बिल्कुल सही सर। कितना सुंदर उत्तर आया है, 1000 मीटर। कितना हाइट आएगा बेटा 1000 मीटर, और ये मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड से। क्या आपका भी यही आंसर आया था? मुबारक हो, क्योंकि इसका उत्तर है 1000 मीटर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ये आपके सामने है, देखिएगा ध्यान से सवाल को समझने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों, और करके बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन बोल रहा है, पॉज करेंगे ट्राई करेंगे, पॉज करेंगे ट्राई करेंगे, ठीक है बेटा, फिर आंसर को टैली करेंगे। A vehicle starts half the distance with speed v and remaining distance with speed 2v. Its average speed is, यार ये तो एवरेज स्पीड का सवाल हो गया सर, ये तो किसका सवाल हो गया? एवरेज स्पीड का, जो कि किस में आया है, नीट 2023 में आया हुआ। आइए देखते हैं यार एवरेज स्पीड में आपको करना क्या है। मैं इसको पूरे कंसेप्ट को समझाऊंगा, डेफिनेटली देखेंगे ध्यान से। एवरेज स्पीड के कंसेप्ट को समझाना, कभी भी एवरेज स्पीड बोला जाए मतलब क्या बोल रहा है, ये बोलना चाह रहा है सर एवरेज स्पीड जो होता है वो हमेशा टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम होता है। ओवर क्या होता है बच्चों? टोटल टाइम होता है। अब डिस्टेंस को कई तरीकों से दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ध्यान सुनना बेटा, केस 1, d1 डिस्टेंस v1 वेलोसिटी से चलता है, d2 डिस्टेंस v2 स्पीड से चलता है। अब बताओ क्या होगा? तो आप लिखोगे v एवरेज, टोटल डिस्टेंस तो सर d1 d2 के टर्म्स में लिख दूंगा, मुझे कोई समस्या नहीं है, अपॉन टोटल टाइम क्या लिखना पड़ेगा सूर्य सर? सूर्य सर टोटल टाइम लिखेंगे सर, पहले में जितना टाइम लगा होगा, पहले में समय कितना लगा होगा, दूरी बटे वेग, तो d1 बटे v1 प्लस d2 बटे v2। अरे क्या बोलती पढ़ते की पब्लिक, समझ में आया क्या? यस सर, यही तो एवरेज स्पीड है। परंतु यदि d1 बराबर d2 बराबर d हो जाए छोटे, उठा के पुट कर, शाबाश, तो क्या लिखेगा मुझे बता? तो लिखेगा सर v एवरेज विल बी आइडेंटिफाइड एज d प्लस d 2d अपॉन
यहां क्या लिखेगा छोटे, d/v1 प्लस d/v2, d से d का मैटर हो चुका है क्लोज, बन गया है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, और यही मान है v एवरेज का। चमका कि नहीं चमका छोटे, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, परंतु ये कब होता है, जब तय की गई दूरी बराबर हो। तो देखो क्वेश्चन में यही है क्या, क्वेश्चन में एवरेज का केस, द रिमेनिंग डिस्टेंस है ना, हाफ ऑफ द डिस्टेंस एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस, तो आधा चल लिया है तो ये भी आधा ही होगा कि नहीं होगा, यस सर। तो ये कौन सा केस है सर, d1 बराबर d2 बराबर d का केस है, और इस केस में जो v एवरेज का फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। क्लियर हो गया छोटे, डेफिनेटली सर दिस फॉर्मूला विल बी 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। आइए देखते हैं क्या स्पीड हो जाएगी, 2 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v1 चैम्प्स, v1 की वैल्यू v है, v2 की वैल्यू कितनी है चैम्प्स, 2v है, और क्या v1 प्लस v2 की वैल्यू 3v है, यस सर, मैटर क्लोज है, यस सर, क्या उत्तर 4v/3 है, यस सर, क्या ऑप्शन बी है, यस सर। तो इसी के साथ आपको मिलते हैं 2 रुपए, क्योंकि आपका आंसर भी आया है 2, 4v/3। वेरी गुड बच्चों, चलते हैं आगे की तरफ। अब इसके अंदर ना एक और केस हो सकता है ना, इसके अंदर आप क्या कर दे बताओ बेटा, d1 d2 रख दे, t1 t2 रख दे फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, तो वो हो जाएगा d1 प्लस d2/2, है ना। परंतु आप किसी भी प्रकार का पॉसिबल कॉम्बिनेशन दिया है, आपको ऊपर टोटल डिस्टेंस रखने की कोशिश करना है और नीचे टोटल टाइम रखने की कोशिश करना है। चले बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये सवाल अच्छा सवाल है, स्टार मार्क है, इस प्रॉब्लम को आप डेफिनेटली 2 मिनट दीजिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, इस टाइप के प्रॉब्लम आप एग्जाम में देख सकते हैं। देखिए क्या बोल रहा है सवाल, है ना बेटा, देखो, अ बुलेट फ्रॉम अ गन इज फायर्ड ऑन अ रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विद वेलोसिटी u. When bullet travels 24 centimeter through the block along its length horizontally, velocity of the bullet becomes u/3, है ना। एक बुलेट है, उसको गन से मारा गया और ये किसी लकड़ी के पट्टे में जाके टकराती है, और उस पट्टे पर टकराने की वजह से वो जब 24 सेंटीमीटर अंदर घुसती है बुलेट, तो उसकी जो स्पीड है वो कितनी बचती है, u से u/3 हो जाती है, 1/3 हो जाती है। अब बोला है कि अगर वो और आगे जाएगी तो टोटल कितनी दूरी चलने के बाद वो रुकेगी, है ना, और टोटल जितनी दूरी उसने चली है वो वुडन के ब्लॉक की लेंथ है, तो आपको यही बताना है द टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक इज। तो पहले कुछ चली होगी u/3 तक, फिर u/3 तक, फिर 0 हुई होगी, और जितना S1 प्लस S2 चला होगा वही तो टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक होगी कि नहीं होगी। ये हिंट है, आप पॉज करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और देखिए कि उत्तर क्या है। मैं आशा करता हूं आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, क्वेश्चन को पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं जीवन में आगे की तरफ। देख छोटे, आ जा, सबसे पहले तो बात करते हैं उस वुडन ब्लॉक की। मैं बनाता हूं उस वुडन ब्लॉक को, जे रहा सर, जे रहो सर, जो वुडन ब्लॉक बना दिया आपने, तो वुडन ब्लॉक सर बढ़िया बना दिया। आइए देखते हैं, यदि ये वुडन ब्लॉक है ब्रो, है ना, और यहां से सबसे पहले बुलेट एंटर हुई, मान लेते हैं u स्पीड से एंटर हुई, तो कुछ दूर चलने के बाद, ये दूरी आपको पता है s, और ये मैं बोल देता हूं 24 सेंटीमीटर है। आखिरी में निकालेंगे ना, मैं s को वेरिएबल के लेके सॉल्व करूंगा ताकि आप किसी भी क्वेश्चन में सेम कंसेप्ट अप्लाई कर पाए, है ना। यहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है ब्रो, यहां पे इसकी वेलोसिटी हो जाती है u/3, और यहां पे इसकी वेलोसिटी हो जाती है 0। यहाँ वेलोसिटी कितनी हो जाती है 0। इसको मैं नया नाम देता हूं s' का। किसका नाम दे दिया मैंने, s' का। एक बात बताओ, थ्रू आउट द मोशन क्या ये वुडन ब्लॉक एक कांस्टेंट ड्रैग फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा कि नहीं, और चूंकि कांस्टेंट ड्रैग फोर्स है, क्या ये पीछे की तरफ एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन, या फिर आप कह दीजिए इस बुलेट को एक कांस्टेंट रिटार्डेशन प्रोवाइड कर रहा होगा कि नहीं यार बेटा, यस सर। तो कैसे भी यदि मैं, ध्यान सुनना, s' की वैल्यू निकाल लूं और वेलोसिटीज मुझे पता है, तो सर एक ही फॉर्मूला लगता है। अगर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता हो, ध्यान सुनना, और आपको s निकालना हो, तो क्या v² = u² + 2as लगेगा, यस सर। v पता है, u पता है, s पे इंफॉर्मेशन चाहिए, a नहीं पता है, तो a निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इस डेटा को जो दिया हुआ है उसका इस्तेमाल करके। आइए निकालते हैं, कहां गया डेटा भाई, कहां गया डेटा, पीछे चल छोटे, ये रहा डेटा। आइए निकालते हैं। तो देखना ध्यान से बच्चों, आपको पता है सर v² फॉर्मूला होता है u² + 2s। ये तो स्वाभाविक है कि पहले वेलोसिटी ज्यादा है भैया, वुडन में जाने के बाद कम है, मतलब इसको पीछे की तरफ एक्सेलरेशन मिल रहा होगा। लेट द कांस्टेंट रिटार्डेशन
बी ए। तो क्या होगा, यहाँ पे ये पॉइंट मान लेता हूँ ए है, ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ बी है। यहाँ पे जैसे ही पहुंचे होंगे तो u/3 v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू एस। तो भैया जी 2as का मान आ चुका है u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 9। क्लियर है? यस सर। तो भैया जी 2as का मान आ चुका है 8u स्क्वायर बाय 9। बिल्कुल सर। तो भैया जी s का मान आ चुका है, a का मान आ चुका है 4u स्क्वायर अपॉन 9s। क्या हमने एक्सेलरेशन पता कर लिया? बिल्कुल सूर्या सर, मस्त एक्सेलरेशन आ चुका है। अब ऐसे डैश निकाले, बिल्कुल निकालते हैं सर। यहां पे तो वेलोसिटी 0 है, वापस है फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर u/3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू एस डैश। बिल्कुल सूर्या सर, बिल्कुल सही है। तो क्या मैं बोल दूं, ये लिखा है u स्क्वायर बाय 9 बराबर 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है ब्रो? ए की वैल्यू उठा के मैंने यहां डाल दी, तो क्या मिलेगा मुझे बता छोटे? सर 4u स्क्वायर बटे 9s इंटू एस डैश। सर u स्क्वायर 9 क्या हो चुका है? खत्म। ये हो चुका है s बटे 8 बराबर s डैश। कुछ गलत तो नहीं किया? देखेंगे ध्यान से, बिल्कुल सही। तो s का वैल्यू कितना था भैया? s का वैल्यू था सर जी 24/8। तो कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। ओहो नाइस सर। अगर ये 3 सेंटीमीटर है बेटा, ये 24 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस वुडन ब्लॉक? विल इट बी 27 सेंटीमीटर गाइस? डेफिनेटली सर, इट विल बी 27 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए था बंधुओं कितना? 27 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर टू द प्रॉब्लम। बढ़िया सवाल है। इस प्रॉब्लम को आप जरूर बेटा रिवाइज करें, है ना? इस टाइप के प्रॉब्लम को आप देखने को मिल सकता है नीट में। आइए चलते हैं, एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर। A horizontal bridge is built across a river. A student standing on the bridge throws a small ball vertically upwards with velocity 4 meter per second. The ball strikes the water surface after 4 seconds. The height of the bridge above the water is. प्यारे बच्चों, डेफिनेटली इसको एक बार ट्राई करें बेटा, उसके बाद अपन करते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन एकदम क्लियरली दिख रहा होगा। आइए तो शुरू करते हैं, ये मानते हुए कि आप इसे ट्राई कर चुके हैं और मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर निकाल चुके हैं। राइट एवरीवन? चलो चलते छोटे, देख क्या बोल रहा है ना? ऊपर फेंका 4 मीटर पर सेकंड से, आ रहा है 4 सेकंड बाद। सिंपल सवाल है, देखो ध्यान से। मान लेते हैं ये ब्रिज है, बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है 4 मीटर पर सेकंड से, है ना? और ये ऊपर पूरा घूम के मस्त न जब यहां पे आके गिरता है, ये t इक्वल टू 0 शुरुआत की कंडीशन है, और जब यहां पे आके गिरता है तो कितने सेकंड बीत चुके हैं ब्रो? 4 सेकंड बीत चुके हैं, है ना? यहां पे आके गिरने के बाद ये बात तो तय हो गई। बिल्कुल सर। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये हाइट h है तो फाइनली इसके रेस्पेक्ट में ये बॉल एक्चुअली नीचे गिरी है, कितनी हाइट चली? -h। तो h इक्वल टू -h इज इक्वल्स टू u कितना है ऊपर की तरफ? 4 इंटू t कितना है? 4 सेकेंड, है ना? एक्सेलरेशन तो आपको पता है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ था, माइनस, है ना? ऐसे h इक्वल टू क्या होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना? तो ये माइनस हो जाएगा, तो हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t गाइस, है ना? इट इज 16। तो कितना आ जाएगा? 2 8 16। तो लिखा है -h बराबर 16 माइनस 80, -h बराबर कितना हो जाएगा छोटे? 70 66 हो जाएगा आई गेस, है ना? नहीं सॉरी 64। मैटर क्लोज। h की वैल्यू आ चुकी है छोटे 64 मीटर। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, जरा देखते हैं ध्यान से। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? 64 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर टू द प्रॉब्लम। उम्मीद करता हूं आपको सारे प्रोजेक्टाइल के रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वहां हो। अब अगला जो है प्रोजेक्टाइल के बाद वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। मैं दोबारा आपको रिपीट कर दूं बेटा, रिसेंट ईयर में काइनेमैटिक्स हैज बीन मोर इंपॉर्टेंट चैप्टर देन एनी अदर चैप्टर इन मैकेनिक्स। सो मेक श्योर करें बच्चों, काइनेमैटिक्स के आप सारे प्रॉब्लम करें। इजी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स होंगे बेटा वो सारे के सारे स्टूडेंट्स एग्जाम में बना के आएंगे, और यदि आप एग्जाम में नहीं बनाएंगे तो आपको कंपटीशन हैवी फील होने वाला है। तो मेक श्योर करें काइनेमैटिक्स को एकदम मैटर क्लोज करें। क्या करेंगे? मैटर क्लोज। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे मैटर क्लोज।
चले बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं अब अपन एनालिम एंड फ्रिक्शन की। अभी तक हमने क्या देख लिया प्यारे बच्चों, काइनेमैटिक्स पूरा मैटर क्लोज कर चुके हैं अपन। अब अपन चर्चा करेंगे एनालिम और फ्रिक्शन के ऊपर। एनालिम और फ्रिक्शन से बच्चा है ना, मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं है ना, वो एनालिम और फ्रिक्शन कंबाइन से देखे जाते हैं। एब्सोल्यूट फ्रिक्शन या एब्सोल्यूट एनालिम बोलना ठीक नहीं है, परंतु अभी भी अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप मानेंगे तो काइनेमैटिक्स इज वे मोर इंपॉर्टेंट देन एनालिम एंड फ्रिक्शन। पर आइए इसके कुछ रीसेंट ईयर्स के अपन क्वेश्चंस देखते हैं। वापस से वही कहानी है, एक था राजा एक थी रानी है। आपको जो भी सवाल लिया जाएगा उस सवाल को पहले आपको खुद ट्राई करना है, उसके बाद मास्टर के ऊपर जाना है दोस्तों। क्लियर है? चलो भैया चला जाए, लेके हरि का नाम। ये रहा आपके सामने पहला सवाल। A block of mass M1 rests on a horizontal table. A light spring connected to it passes over a frictionless pulley at the edge of the table. From it, the other end, another block B of mass M2 is suspended. Right, बच्चों? The coefficient of kinetic friction between the block and the table is mu k. When the block A is sliding on the table, the tension on the string is. चलो भैया पता करते हैं। पहले तो डायग्राम बनाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, डायग्राम बनाना भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डायग्राम देख छोटे क्या है, मान लेते हैं ये कोई टेबल है, मान लेते हैं ये कोई टेबल है और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा गया है। यहां पे M2 है, यहां पे M1 है और यहां पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है प्यारे बच्चों वो म्यू है। अब आपसे सवाल देखो क्या पूछा है। देखो अब आपसे पूछा द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल इज म्यू के। व्हेन द ब्लॉक इज स्लाइडिंग ऑन द टेबल द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज। आपको इस स्ट्रिंग पे टेंशन बतानी है यदि ये स्लाइड हो रहा है। स्लाइड होने का मतलब क्या है, नीचे क्या लग रहा होगा, इस ब्लॉक की यदि एफबीडी बना होगा तो M2G है ना, और ऊपर क्या लग रहा होगा बेटा, टेंशन। यहां की बात करोगे तो इधर क्या लग रहा होगा, टेंशन है ना, इधर क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन, और ऊपर क्या लग रहा होगा बच्चों, नॉर्मल, और नीचे क्या लग रहा होगा बच्चों, M1G। तो सर हमने दोनों ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम बना ली है और आपको पता है क्योंकि ये स्लाइड कर रहा है तो मैं मान लेता हूं कि इसकी नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ए है, क्योंकि यदि ये ए से नीचे जाएगा तो इसको ए से राइट की तरफ जाना पड़ेगा। तो पहली इक्वेशन इसके लिए लिख के देखते हैं अपन, क्या लिखेंगे बताइए बेटो। लिखेंगे सर M2G माइनस टी बराबर M2 इंटू ए। नीचे जा रहा है तो नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बिल्कुल सर डेफिनेट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़े बिल्कुल। अब इसकी कहानी देख, इसकी कहानी देख। आगे क्या लिखेगा, इसके लिए क्या लिखेगा सर, आगे लग रहा है टेंशन, पीछे लग रहा है फ्रिक्शन बराबर M1 इंटू ए। बिल्कुल सही जवाब, कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई परेशानी नहीं है, नहीं है, नहीं है। यस सर, आगे बढ़ा जाए। देखो अपन ने M2 की इक्वेशन लिख ली, अपन ने M1 की इक्वेशन लिख ली, राइट बेटा। अब फ्रिक्शन का रोल देखना क्या है ना, क्योंकि ब्लॉक स्लाइड कर रहा है। जब भी ब्लॉक स्लाइड करता है तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। और यही ब्लॉक यदि रेस्ट पे होता है तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन एक वेरिएबल फ्रिक्शन होता है जिसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन तक वैल्यू जाती है, और काइनेटिक फ्रिक्शन एक कांस्टेंट फ्रिक्शन होता है जिसकी वैल्यू म्यू के इंटू एन होती है। ये बात आई होप आप लोगों को पता हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल पता है। तो देखिए ध्यान से, F की वैल्यू तो हो जाएगी ब्रो म्यू के इंटू एन। क्या हो जाएगी, म्यू के इंटू एन। और यदि वर्टिकल इक्विलिब्रियम की बात करूं तो ऊपर लगने वाला फोर्स इक्वल टू नीचे लगने वाला फोर्स है। सर ऐसा क्यों बोला आपने, ऐसा इसलिए बोला क्योंकि छोटे वर्टिकल डायरेक्शन में, ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या बॉडी मूव कर रही है, बिल्कुल मूव नहीं कर रही है। इसीलिए ऊपर लगने वाला बल और नीचे लगने वाला बल एक समान होगा। और यहां से हम क्या लिख सकते हैं, F का मान निकलने वाला है छोटे म्यू के M1G। अब इसको उठा के यहां पुट कर दिया जाए तो निकला है T माइनस म्यू के M1G बराबर M1 इंटू ए। और ये क्या इक्वेशन है, M2G माइनस T बराबर M2 इंटू ए। अब क्या निकालना है आपको, टेंशन निकालना है। हाँ मतलब एक्सेलरेशन को पिक्चर से गायब करना है, कर लेते हैं। ऊपर वाले को M2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, नीचे वाले को M1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या बनेगी बताओ, ये बनेगी माइनस म्यू के M1 M2G प्लस M2T। और ये क्या बनेगा बेटा, बराबर M1 M2A। बिल्कुल सही सर। ये क्या बनेगी नीचे वाली बताओ सर, ये बनेगी M1 M2G माइनस M1T बराबर M1 M2A
क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल सही सर। अब छोटे क्या निकालना है तेरे को? टेंशन निकालना है तेरे को। एक्सेलरेशन वाला वेरिएबल तो वैसे भी नहीं चाहिए, तो क्या कर छोटे, इसको माइनस कर, इसको प्लस कर, इसको माइनस कर, तो क्या क्या कटा देख, इससे इसका मैटर क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है। ठीक है बेटा, इससे सब्ट्रैक्ट किया ना तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, है ना, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो कितना बन गया देखो ध्यान से, देखिए ध्यान से बेटा क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है, यहां पे लिख रहा हूं, ये लिखा है माइनस म्यू के m1 m2g, है ना, माइनस m1 m2g प्लस टी यदि कॉमन ले लिया जाए m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सही सर। ये इधर चला जाएगा तो देखो इसको पूरे को उधर भेजो, तो लिखा है t टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, ये पूरी कहानी उधर भेजी मैंने छोटे, तो देख ध्यान से, ये लिखा है m1 m2g को कॉमन ले लिया जाए तो ये 1 प्लस म्यू के, ये नीचे चला जाएगा तो उत्तर हो जाएगा, इसको यहां से हटा के यहां लिख दिया जाए तो उत्तर आना चाहिए m1 m2g 1 प्लस म्यू के अपॉन m1 प्लस m2। क्या यही आंसर है? यस सर। क्या किया है? बहुत आसान है छोटे, क्योंकि बॉडी स्लिप कर रही थी तो नीचे जाने वाला एक्सेलरेशन इसके एक्सेलरेशन के बराबर है छोटे, तो सबसे पहले इसका एक्सेलरेशन निकाला, नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। उसके बाद इसकी बात करी, क्योंकि आगे की दिशा में एक्सेलरेट हो रहा था तो आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मुझे पता है सर, क्योंकि स्लिप कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है फिजिकल टू म्यू के इनटू एन, और एन कैसे निकाला है, क्योंकि ये बॉडी वाई डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है, इसलिए एन इज इक्वल टू क्या हो चुका है जी, तो एम इनटू जी। आई होप आपको ये सवाल बहुत ही अच्छे से समझ में आया हो। चलिए बढ़ते हैं जीवन में आगे की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर पूरे 2 रुपयों के लिए। 3 blocks A, B and C of masses 4 kg, 2 kg and 1 kg respectively are in contact on a frictionless surface as shown. If a force 40 Newton is applied on a 4 kg block, then the contact force between A and B is. We need to understand A, B और C पे क्या क्या है। एक है 4 kg, B वाला क्या है छोटे 2 kg, और C वाला क्या है छोटे 1 kg, है ना। इस टाइप के सभी प्रॉब्लम्स हैं, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा कैसे करते हैं। इस टाइप के प्रॉब्लम काफी पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर, तो देखिएगा ध्यान से। आई होप आप लोगों ने कर भी लिए होंगे। वापस से कहानी वही है, पहले आप ट्राई करेंगे, उसके बाद मास्टर के ऊपर जाएंगे। मैं स्क्रीन के सामने हट चुका हूं, पॉज करके सवाल को जरूर ट्राई करिए। आइए बढ़ते हैं। दिस इज 4 kg, दिस इज 2 kg, दिस इज 1 kg। आपसे बोला है यदि यहां पे 14 न्यूटन का बल लगाया जाए तो बताइए ए और बी के बीच में मध्य लगने वाला कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू कितनी है। तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि देखो एक ही बल लग रहा है 14। सबसे पहले इस पूरे को एक सिस्टम मान लिया जाए। सिस्टम हैंग नहीं करना है बेटा, सिस्टम सिर्फ मानना है ना। आजकल के लॉन्डे सिस्टम हैंग करने के पीछे बहुत लगे हुए हैं, सिस्टम मानना है। तो ये मान लिया है हमने सिस्टम ए, बी और सी। क्या क्या हो चुका है बेटा, ए, बी एंड सी। कुड आई टेल दैट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। बिल्कुल सही सर। टोटल फोर्स कितना लग रहा है छोटे, स्टेप 1 है ना, पूरे सिस्टम माना हुआ है। क्या माना हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी को एक सिस्टम यदि कंसिडर कर लिया जाए, ए प्लस बी प्लस सी को क्या कर लिया जाए, सिस्टम कंसिडर कर लिया जाए, तो क्या मैं लिख दूं 14 बराबर टोटल मास 4 तो 6 1 7, 7 इंटू ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अपने को पता चल गया मेरा भाई कि एक्सेलरेशन इसका कितना है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ए और बी के बीच में तुझे क्या पता करना है, कांटेक्ट फोर्स। तो ए का बना ले, ए का बना ले एफबीडी, ए का एफबीडी बना। सेकंड स्टेप देख, ए के एफबीडी में सर इधर से तो 14 लग रहा था, बिल्कुल लग रहा है सर। इधर से मैं मान लेता हूं कोई कांटेक्ट फोर्स एन लग रहा होगा, और एक्स दिशा में ये चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और ए का जो मास है वो कितना है 4 किलो। तो आगे का बल पता है, पीछे का बल निकालना है, आगे का एक्सेलरेशन पता है, तो मतलब आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स इक्वल टू मास इनटू आगे वाला एक्सेलरेशन। तो हो जाएगा 14 माइनस 4 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा एन। मास तो कितना था 4 था, तो हो गया 14 माइनस 8 बराबर एन। एन की वैल्यू हो चुकी है छोटे 6 न्यूटन। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन 1 है। तो इसीलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्या दे रखा है देखिए सवाल देखेंगे।
दो ब्लॉक है A and B of mass 3m and m respectively are connected by a massless and inextensible string. The whole system is suspended by a massless spring as shown in the figure. The magnitude of acceleration of A and B after the string is cut respectively is. देखो ध्यान से सुनना बेटा ना, इस टाइप के प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस टाइप के प्रॉब्लम को डील करने के लिए कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स होते हैं, राइट? देखना ध्यान से, जब स्प्रिंग को, ध्यान सुनना, जब स्प्रिंग को आप कट करोगे, है ना, तो वो उसके अंदर सडनली टेंशन जीरो नहीं होती है, परंतु किसके केस में सडनली टेंशन जीरो हो सकती है? रोप को, सॉरी स्प्रिंग को कट करोगे तो नहीं होगी, स्ट्रिंग को, है ना, रस्सी धागे को करोगे तो सडनली क्या हो जाएगी? टेंशन जीरो होगी। मतलब स्प्रिंग क्या करता है? टेंशन को रिटेन करके रखता है। क्या करता है? टेंशन को रिटेन करके रखता है जस्ट आफ्टर द कटिंग, है ना, पर स्ट्रिंग ऐसा नहीं करता। इसी लॉजिक का अपन इस्तेमाल करके इस प्रश्न को करेंगे। आइए स्टेप बाय स्टेप करूंगा इस सवाल को मैं आराम से, देखिए ध्यान से। पहले तो डायग्राम बनाते हैं। ऊपर क्या लिखा है छोटे? ऊपर एक स्प्रिंग लगा है ब्रो, है ना? यस सर। नीचे छोटे एक धागे से एक और मास बना हुआ है, राइट? राइट सर। ये क्या हो गया? देख 3m और m है। यस सर। यहां का मास कितना देर का है ब्रो? 3m। यहां का मास कितना देर का है ब्रो? m। ठीक है ब्रो, आ जा देखते हैं चीतो। 3m हो गया, m हो गया, राइट? इसके स्प्रिंग कांस्टेंट में मान लेता हूं k। तो सबसे पहले स्टेप 1, है ना, स्टेप बाय स्टेप फाइंड द वैल्यूज ऑफ टेंशन बिफोर कटिंग। स्ट्रिंग या स्प्रिंग के कटने से पहले सारी टेंशन की वैल्यू आपको निकालना है। ये पहला आपका स्टेप है। मैं मान लेता हूं इसके अंदर का टेंशन T1 है, इसके अंदर का टेंशन T2 है। तो आप ये कह सकते हैं क्या कि सर ऊपर की तरफ तो T2 लग रहा है, क्या ये mg के बराबर है? बिल्कुल सही सर, क्योंकि ये पहले था इक्विलिब्रियम पे था। T1 कितना लगेगा मुझे बताओ? सूर्य सर T1 ने इस पूरे मास को बैलेंस कर रखा है। T1 के नीचे कितना मास लटका हुआ है? 3m + m। तो T1 कितना लिखेगा छोटे? T1 तो लिख दूंगा सर मैं 4m × g। हाँ स्वाभाविक सी बात है, T1 की वैल्यू k × x है, लेकिन मैं k × x को T1 मान रहा हूं क्योंकि उनको टेंशन निकालने से ही मतलब है। उसके अलावा मुझे और कोई काम नहीं आने वाला k का, ठीक है? तो मैंने टेंशन मान लिया T1 T2। अब देखना स्टेप 2। Put t = 0 if string is cut and write down the equations assuming accelerations of block attached in any direction। ये दूसरा स्टेप इंपॉर्टेंट है ना। वापस से ये रहा ब्लॉक स्मॉल m। अब जो रस्सी कट गई है उसका टेंशन तो क्या हो गया? 0। मैंने आपको बताया रस्सी कटना मतलब टेंशन 0 हो जाता है, परंतु स्प्रिंग जो होता है वो टेंशन को रिटेन करने की कोशिश करता है। जो रस्सी कट गई, ये रस्सी कट गई, टेंशन 0 हो गया। नीचे क्या लगेगा ब्रो? mg। ऊपर कुछ लग रहा है क्या? नहीं सर। और इसका एक्सेलरेशन आप कहीं भी अज्यूम कर सकते हो। मैं मान लेता हूं इसका एक्सेलरेशन a1 है, ये इसकी fbd है। दूसरी 3m वाले की बात करो। 3m वाले में क्या होगा? क्या नीचे की तरफ 3mg लगेगा? यस सर। क्या नीचे की तरफ कोई टेंशन लग रहा था? यस सर। पर क्या स्प्रिंग के कटने से ये टेंशन 0 हो गया है? यस सर। ऊपर की तरफ सर क्या पुराना वाला टेंशन अभी भी लगेगा? यस सर। क्यों लगेगा? क्योंकि भाई साहब स्प्रिंग अभी भी है, और मैंने आपको क्या बताया, स्प्रिंग कुछ भी फेनोमेना होता है तो स्प्रिंग अपने अंदर की टेंशन को रिटेन करके रखती है। छोटे ये बात तुझे याद रखनी है। अगर तुझे को बात याद है तो देख आगे की तरफ। इसका एक्सेलरेशन मैं कहीं भी मान रहा हूं, रैंडम मान रहा हूं मैं, नीचे के अंदर मान रहा हूं a2। तो क्या लिखूंगा इसकी इक्वेशन बताओ? पहली तो इक्वेशन इसकी हो जाएगी mg = m × a। m से m का मैटर क्लोज, a की वैल्यू तो g आ गई भैया। सर एक बात तो तय हो गई कि नीचे वाला ब्लॉक तो किससे जाएगा? एक्सेलरेशन g से। ऊपर वाले ब्लॉक की कहानी देख, क्या लिखेगा इसकी इक्वेशन? लिखेगा सूर्य सर 3mg - T1 = 3m × a2। और T1 की वैल्यू चाचा क्या निकाले थे पुरानी इक्वेशन में? 4mg के बराबर। तो ये हो जाएगा 3mg - 4mg = 3m × a2। m से m का मैटर क्या हो चुका है? क्लोज। 3g - 4g क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? सर -g बराबर
a2 इंटू 3, a2 की वैल्यू कितनी आई है -g/3। अरे सर ये -g/3 आ गई। माइनस साइन क्या बता रहा है कि जो हमने डायरेक्शन मानी थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। बोल हाँ या ना? यस बिल्कुल सही सर। हमने कहा माना था एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, पर हमारा एक्सेलरेशन आ गया नेगेटिव, मतलब बॉडी कहां जा रही है? ऊपर की तरफ। मतलब ये वाला जा रहा है भैया g/3 से ऊपर की तरफ। मतलब दो हैं, एक है g/3 और एक g/3 ऊपर की तरफ, g होगा बच्चे नीचे की तरफ। ऐसा कुछ ऑप्शन है? देखिए इसने ऊपर नीचे की बात तो नहीं करी है, बट इसने मैग्नीट्यूड की बात करी है। परंतु दे माइट आस्क यू कि कौन सी डायरेक्शन किसके तरफ है। हो सकता है दो कितने भी ऑप्शन बना सकते थे, कंफ्यूजिंग ऑप्शन बना सकते थे। g/3 ऊपर, g नीचे, मौलदा g/3 नीचे, g नीचे, है ना? तो आपको उस पर टिक करना था जहां पे g/3 ऊपर होता, g नीचे होता। मैं आशा करता हूं आपको ये सवाल बहुत अच्छे से आया और इस टाइप के आप किसी भी प्रॉब्लम का मैटर क्लोज कर सके। प्यारे बच्चों, यदि आपको सारे क्वेश्चंस होते जा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में मैटर क्लोज जरूर लिख के जाइएगा, है ना? चलिए चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड ABC, है ना, wedge of inclination angle theta. The wedge is given an acceleration a towards right. The relation between a and theta for block to remain stationary on the wedge is 2018 का सवाल है। एक बार क्वेश्चन जरूर ट्राई करिए प्यारे बच्चों, इट्स अ गुड प्रॉब्लम। देखिए ध्यान से, पॉज करके, आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। आइए देखते हैं ध्यान से, है ना? देखो अभी क्या है, अभी ये ऑब्जेक्ट ना इस पे रखा हुआ है, हाँ या ना? बिल्कुल। और क्या बोल रहा है? द रिलेशन बिटवीन A and theta for block to remain stationary on the wedge। अगर ऑब्जर्वर को इस पे बैठा दिया जाए तो ये जो ब्लॉक है ये स्टेशनरी रहना चाहिए वेज के रिस्पेक्ट में। तो मुझे बताओ, यदि ऑब्जर्वर एक्सीलरेटिंग फ्रेम पे बैठा होता है तो क्या बॉडी पर सूडो फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में कि नहीं उसके एक्सेलरेशन के? बिल्कुल सही सर। सर ये खुद एक्सेलरेशन ए से जा रहा है और सर यदि आपको इसकी एफबीडी बनानी है ना तो सर कोई दिक्कत नहीं, आप तो सारे फोर्सेस लिखो, हमें कोई समस्या नहीं है। इधर लगाओ आप नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है सर। नीचे आप लगाओ mg, ये भी हमें कोई समस्या की बात नहीं है। नॉर्मल लग गया, लगा दिया, कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? नहीं सर। mg लगा दिया। अब मैं बोल रहा हूं सर अब मैं बैलेंस कर दूं, नहीं सर अब हमें दिक्कत है क्योंकि ये एक्सीलरेटिंग फ्रेम में है सर, तो इसके पीछे एक सूडो फोर्स लगना चाहिए ब्रो, बात खत्म। राइट? अब देखो यहां बना देते हैं डायग्राम इसका, है ना? देखो ये वो ऑब्जेक्ट है सर, पीछे तो लगेगा कंफर्म मास इनटू एक्सेलरेशन। ये है पसूडो। The pseudo force will act in a backward direction, and pseudo force always act, and its magnitude is given by mass times of acceleration of observer, but in opposite direction of observer. The direction is very important, right, Cham? Yes, sir. This is normal n. This is mg, right, छोटे? Right, sir. मुझे बता ब्रो, ये एंगल थीटा है, जरा सोच, mg का कौन सा कंपोनेंट आएगा इधर? सर इधर तो आएगा mg sin थीटा। बिल्कुल सही सर। ये यदि थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा? यस सर। ma का कौन सा कंपोनेंट आएगा? ma cos थीटा। सर यहां पे बैठा हुआ बंदा इसको नीचे स्लाइड करते हुए नहीं पा रहा है, इसका मतलब इस पे नेट फोर्स 0 लग रहा है, तभी तो नीचे स्लाइड नहीं हो रहा है। यस सर। और यहां वाले बंदे के रेस्पेक्ट में यदि ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे है तो क्या वर्टिकल ये जो इंक्लाइंड एक्सेलरेशन है 0 होना चाहिए। दैट मींस mg sin थीटा शुड बी इज इक्वल्स टू ma cos थीटा। मैटर क्लोज हो चुका है। a का मान आएगा छोटे g tan थीटा के बराबर। किसके बराबर आएगा? देखो g tan थीटा के बराबर। हो ये कौन सा ऑप्शन होना चाहिए मेरे प्यारे बंधुओं? ऑप्शन होगा डी नंबर, a इज इक्वल्स टू g tan थीटा। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कृपया करके ध्यान से देखिए इस सवाल को और एक बार जरूर ट्राई करें। मैं उम्मीद करता हूं आपने सवाल को देख लिया होगा। आइए शुरू किया जाए अगला तांडव। When an object is shot from the bottom of a long, smooth, inclined plane capped at an angle 60 degree with horizontal, it can travel a distance x1 along the plane, है ना? But when the inclination is decreased to 30 degrees, the same object is shot with same velocity, it can travel distance x2. The ratio of x1 and x2 will be। देखिए सवाल क्या बोल रहा है। सवाल बोल रहा है भैया देखो ये स्मूथ प्लेन है ना? स्मूथ प्लेन है, पहले एंगल 60 है, फिर है 30। पहला एंगल कितना है ब्रो?
60, है ना, और यहां से एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया v स्पीड से। क्लियर हो गया? यस सर। उसके बाद एंगल कर दिया छोटे 30 और सेम ऑब्जेक्ट को फेंका गया सेम स्पीड से। वैसे ऑब्जेक्ट के मास से वैसे भी डिपेंड नहीं करता, परंतु हाँ स्पीड दोनों की क्या थी? सेम थी, है ना। यस सर। मुझे बता छोटे, क्या इसके पीछे g sin 60 लगेगा क्या एक्सीलरेशन? अरे बिल्कुल सर। क्या इसके पीछे, ध्यान सुनना, क्या इसके पीछे g sin 30 एक्सेलरेशन लगेगा कि नहीं? सर ये कैसे लिख दिया? आपको पता होना चाहिए बच्चा, है ना। कोई भी बॉडी यदि इंक्लाइन पे जा रही है तो उसके इंक्लाइन के अलोंग कौन सा फोर्स लगता है? mg sin थीटा। और mg sin थीटा को यदि m से डिवाइड करोगे एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। तो ये दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन पीछे की दिशा में कितना कितना है ब्रो? एक है g sin 60 और एक है g sin 30। इज इट क्लियर एवरीवन? अब क्या बोला है आपको? x1 और x2 दोनों का रेशियो निकालना है। तो ध्यान सुनना, मान लेते हैं यहां जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो गई होगी। यस सर। और ये दूरी चला है चचा x1, ये दूरी चचा चले हैं कितनी? x2। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस सर, डेफिनेटली दिस इज x1 एंड दिस इज x2। मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है कि नहीं फार्मूला? अरे बिल्कुल होता है सर। पहिला का के लिए लगाएंगे तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा? v स्क्वायर माइनस 2g sin 60 इंटू x1। बिल्कुल सही सर। माइनस क्यों लिखे हैं? क्योंकि देखिए वेलोसिटी आगे है, एक्सेलरेशन पीछे की दिशा में है। इसी को तो रिटार्डेशन कहा गया है। और रिटार्डेशन क्या होता है? एक नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है बच्चे, इसीलिए अपन ने बीच में क्या लगा दिया? माइनस। दूसरे की इक्वेशन बता, दूसरे में भी तो फाइनल क्या हो जा रहा है? 0, है ना। v स्क्वायर माइनस 2g sin 30 इंटू क्या हो जाएगा? x2। बिल्कुल सही। तो यहां से देख क्या आया? x1 की वैल्यू आई है ब्रो v स्क्वायर अपॉन 2g sin 60। x2 की वैल्यू आई है ब्रो v स्क्वायर अपॉन 2g sin 30। दोनों को डिवाइड मार, v स्क्वायर से v स्क्वायर, 2g से 2g गया, x1 अपॉन x2 क्या आएगा ब्रो? sin 30 अपॉन sin 60। sin 30 कितना होता है छोटे? 1/2। sin 60 कितना होता है छोटे? √3/2। उत्तर कितना होता है छोटे? 1/√3। और मैटर कितना होता है छोटे? क्लोज। ऑप्शन आना चाहिए a/1/√3। 1/√3 कौन सा ऑप्शन था इनमें से प्यारे बच्चों? 1/√3 सर ऑप्शन नंबर ए था। आई होप आपको समझ में आया हो, है ना बेटा। क्योंकि देखो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं था ना, इसीलिए सिर्फ अपन ने g sin थीटा लिया। सेम गेम अलग हो जाता यदि फ्रिक्शन लगता तो क्या होता मुझे बताओ? बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो g sin थीटा भी लगता और μg cos थीटा भी एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट आ जाता है। यस और नो? यस सर। बढ़िया, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ऑलराइट एवरीवन, आइए देखिए क्या है। Two bodies of mass 4 kg and 6 kg are tied to the end of a massless string. The string passes over a pulley in which friction is a frictionless. The acceleration of the system in terms of acceleration due to gravity will be given by। बहुत आसान सवाल है। कैसे करेंगे बेटा इस सवाल को? देखना ध्यान से। इक्वेशंस लिख लेते हैं डायरेक्टली, है ना। नीचे क्या लग रहा होगा बेटा? इस पे 60 न्यूटन। ऊपर क्या लग रहा होगा? टेंशन। और क्योंकि पूरी एक ही रस्सी है तो टेंशन क्या रहता है? सेम। इस पे क्या लग रहा होगा बेटा? 40, क्योंकि रस्सी जो है वो अनस्ट्रेचेबल है ना। दैट सिंपली मींस व्हाट? रस्सी से जुड़ा कोई भी पॉइंट होगा, उन हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम होगा। यदि अलग अलग हो जाएगा तो रस्सी स्ट्रेच हो जाएगी, जो कि इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है इस केस के अंदर। तो ध्यान से देखिएगा, पॉसिबल नहीं है। तो इसका एक्सेलरेशन मैं मान लेता हूं नीचे की तरफ a। तो क्या इसका भी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a होगा चीतो? यस सर। तो नीचे की तरफ लग रहा है छोटे 60, ऊपर की लग रहा है टेंशन D = 6 × a। ये पहली इक्वेशन। ऊपर लग रहा है T - 40 इज इक्वल्स टू 4 × a। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। मैटर क्लोज। 20 बराबर 10 × a बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा सॉरी, आपको किसके फॉर्म में बताना था? बेसिकली जी के टर्म्स में बताना था ना। तो 2 किससे आएगा बताओ? 10/5। ऑप्शन नंबर ए। 10/5 कितना होगा? जी ऑलमोस्ट 10 है। यस सर नो? यस सर। 10/5 कितना हो जाएगा? 2। तो ऑप्शन होना चाहिए ए। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर टू द प्रॉब्लम। लेट अस गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। आई होप आपको पिछला सवाल समझ में आया। पिछला सवाल मैंने ज्यादा समय थोड़ा इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये सवाल बहुत बेसिक सवाल है और आपने किए भी होंगे सवाल, राइट बेटा। कई लोगों को एक्सेलरेशन के डायरेक्ट फॉर्मूले भी याद होते हैं, तो इट्स ऑल्सो नो प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। m2 - m1g अपॉन टोटल m1 + m2 है ना, दैट इज ऑल्सो फाइन, राइट सर।
Calculate the maximum acceleration of the moving car so that body lying on the floor of the car remains stationary. The coefficient of static friction between the body and the floor is 0.15. See, this is the problem, right everyone? Right sir. देखिए आइए देखते हैं. Maximum acceleration of a moving car so that body moving lying on the floor of the car remains stationary. देखो ध्यान से. यहां पे मान लेते चाचा कोई बॉडी है और ये भैया चल रहे हैं एक्सेलरेशन ए से. जरा सोचना, है ना, सोचना. यस सर. अब देखो अभी मैंने आपको बताया ना, है ना, अगर इसको इसके सतह के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रहना है तो ध्यान से सुनना ब्रो. सबसे पहले इस पे कौन सा फोर्स लगाऊं? क्या सूडो फोर्स पीछे की दिशा में लगाऊं? यस सर. कितना फोर्स लगा सकते हैं पीछे की दिशा में? सर m इंटू ए. क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल सही सर. अगर इसमें फोर्स पीछे लग रहा है तो क्या फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा या नहीं लगेगा? यस सर. नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा या नहीं लगेगा? यस सर. mg नीचे की तरफ लगेगा या नहीं लगेगा? यस सर. लेकिन सर फ्रिक्शन की तो एक मैक्सिमम औकात है जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं. यदि m इंटू ए का मान इस औकात से ज्यादा हो गया तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? यस सर. बिल्कुल सही बात. फ्रिक्शन की तो एक मैक्सिमम औकात है ना भाई. स्टैटिक फ्रिक्शन जो है उसकी मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन की औकात है. वो कितनी दे सकता है? म्यू इंटू एन दे सकता है. यदि तुम्हारा लगने वाला फोर्स म्यू इंटू एन से ज्यादा है तो भैया बॉडी खिसकना शुरू हो जाएगी. द बॉडी विल स्टार्ट मूविंग. यू कैन नॉट, यू नो. चल क्लियर हो गया कि नहीं बेटा? यस सर, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली. अच्छा, इसको आप ग्राउंड फ्रेम से भी कर सकते हो ना. देखो कोई जरूरी नहीं कि आपको बार बार पीछे की तरफ सूडो लगाना है. आप सिंपल सोचो, ये बॉडी है, बॉडी है सर, बिल्कुल सही है. इस बॉडी पे चलने की वजह से, देखना ध्यान से, इसमें कोई ना कोई फोर्स तो होना चाहिए जो इस बॉडी के एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. यस सर. वो फोर्स कौन सा है? सर फ्रिक्शन फोर्स रिस्पॉन्सिबल है. F इज इक्वल्स टू m इंटू ए. पर फ्रिक्शन की एक औकात है सर. फ्रिक्शन की औकात FL के बराबर है और यदि ma की वैल्यू FL से अधिक हो जाएगी तो ये बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट कर देगी सर इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या फिर इस ट्रॉली के रिस्पेक्ट में जिसके ऊपर रखा है. एक उस तरीके से भी कर सकते हो, परंतु ठीक है, अपन विल गो बाय दिस यू नो कन्वीनियंट मेथड बेसिकली. तो यहां लग गया फोर्स, यहां लग गया m, ऊपर लग गया नीचे लग गया mg छोटे. देख अब ध्यान से, क्या मैं कह दूं? मैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी है ना. हाँ, ये बॉडी दे रखा था ना. क्या बोल रखा है? मैक्सिमम एक्सेलरेशन. तो मैक्सिमम का ही केस अपन डिस्कस कर रहे हैं ना. तो म्यू इंटू एन शुड बी इज इक्वल्स टू m इंटू ए. वापस मुझे बोलना ना पड़े, n की वैल्यू mg के बराबर होगी कि नहीं होगी बेटा? यस सर. इंटू m इंटू ए. मैटर क्लोज. a बराबर म्यू इंटू जी. म्यू इज 0.18 इंटू 10. उत्तर हो गया 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यस और नो बच्चों? यस सर. तो देखेंगे ध्यान से, ऐसा कुछ ऑप्शन है ही नहीं. 0.15 है, सॉरी दोस्तों, 0.15 है, 0.15 है. मेरे को 0.18 लगा. तो कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऐसा कौन सा ऑप्शन है बताओ? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द आंसर टू द प्रॉब्लम. मैं उम्मीद करता हूं आपको पॉइंट समझ में आया हो. राइट बेटा? राइट सर. चलिए चलते हैं आगे की तरफ और इसी के साथ प्यारे बच्चों हमारा ये बेहतरीन सा सेशन समाप्त होता है. आई होप मैंने जितने भी आपको क्वेश्चंस लिए हों बच्चों आपको बहुत अच्छे समझ में आया हो. नीचे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मैटर क्लोज या बूम बूम नीट 2024 जरूर लिख के जाइएगा प्यारे बच्चों. आपकी इसी प्यार की वजह से हमें इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, इतने बढ़िया बढ़िया सेशन लाने में मजा आता है. और पूरे मोशन परिवार की तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक. ऐसे ही मेहनत करते रहिए क्योंकि अंत में आपकी मेहनत ही आपका साथ देने वाली है. वो बहुत एक फेमस कोट भी है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होते सुजान, रसरी आवत जाते थे सिल पर परत निशान. फिजिक्स का गेम ही यही है बेटा ना. जितने तुम प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे जितना ज्यादा ध्यान दोगे आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली गेन होगा. राइट? मेक श्योर कि हाथ चलाए, कलम चलाना छोटे. जब कलम चलाएगा ना तभी फिजिक्स में तेरा गेम बदलेगा. ठीक है? चलिए, तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को सेशन बहुत अच्छा लगा हो और कैसा लगा सेशन आप जरूर नीचे लिख के बताइएगा. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे. थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग.